नमस्कार मित्रों, लाखों साल के मानव इतिहास से लेकर सोने की चिड़िया नाम से विख्यात अपने देश भारत की लगभग 1000 वर्ष की गुलामी के लंबे इतिहास को अगर मैं आपको 10-12 मिनट में सुना दूं तो कैसा रहे। चलिए प्रयास करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सभी जानते हैं कि मनुष्य और जानवर का शुरुआती जीवन लगभग एक सा ही था। फिर मनुष्य अपने दिमाग की ताकत और 2 हाथों के बल पर इस अंतर को बहुत तेजी से बढ़ाता चला गया। प्रकृति द्वारा सौंपे बेहद शक्तिशाली दिमाग का प्रयोग कर उसने जानवरों से बेहद अलग एक सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक समाज का निर्माण कर लिया। आग और पहिए के प्रयोग के साथ ही उसने परिवार बनाना और खेती करना भी सीख लिया। पेट भरने के प्रयासों से जरा फुर्सत मिली तो देवता, धर्म, दर्शन आदि विषयों पर उसका चिंतन प्रारंभ हुआ। परिवार के बाद समाज के बाद कबीले और कबीलों के बाद राज्य व्यवस्थाएं रूप लेने लगी। वर्ण, 16 संस्कार और 4 आश्रम जैसी अनेक अद्भुत जीवन शैलियां विकसित की गई। शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार तथा आध्यात्मिक उन्नति के नए नए कीर्तिमान गढ़े जाने लगे। धन संपदा के अंबार लगने लगे। हमसे दूर कहीं अन्य जगह बसी सभ्यताएं अब हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया बाहर की दुनिया तब हमें हिंदू कहकर पुकारती थी। हालांकि हम स्वयं को सिर्फ इंसान ही जानते थे, क्योंकि हिंदू की अलग से पहचान तो तब होती जब हमारे अलावा यहाँ कोई अन्य भी रहता होता। कभी कभार विदेशी यात्री हमारी उस पूर्ण विकसित परम वैभवशाली जीवन शैली की खुशबू लेकर जब अपने देश लौटा करते थे तो हमारी सुख समृद्धि की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। फिर स्वाभाविक रूप से हमारे वैभव की चर्चा पृथ्वी पर बसे उन लुटेरों तक भी पहुंची जिनकी जीवन शैली हमसे एकदम उलट अभी कतई पशुओं के स्तर पर विचरण कर रही थी। और तब प्रारंभ हुआ भारत के इतिहास का वो शापित कालखंड जो शक, हूण, कुषाण आदि अनेक आक्रमणकारियों की हिंसा और लूटपाट से गुजरता हुआ मुगलों द्वारा तलवार की नोक पर किए जाने वाले धर्मांतरण तक जा पहुंचा। सब बारी बारी से यहाँ आए और न सिर्फ हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लूट कर ले गए, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी लगभग पूरी तरह छिन्न भिन्न करके रख दिया। लगभग 800,000 वर्षों के इस विभत्स कालखंड में उनमें से अनेकों की ऐसी नई पीढ़ियों ने जन्म लिया जो फिर यहीं बस गई, और मुगलों ने जो हत्या और बलात्कारों द्वारा लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया वो तो यहाँ बहरहाल रहने ही थे। अब यहाँ केवल वो नहीं रह रहे थे जिन्हें दुनिया हिंदू कहती थी, अब यहाँ न जाने कहां से आन बसे लुटेरों के वंशज भी रहने लगे थे। और क्योंकि इंसान की शक्ल में तो सभी थे, सो अपने अपने विशेष खान पान, रहन सहन और जीवन शैली ने सबकी अपनी अपनी एक विशेष पहचान भी निर्धारित कर दी थी। और इस कारण ही हम भी स्वयं को तब से हिंदू कहकर देखने और पहचानने लगे थे। अब यहाँ सब कुछ बदल गया था। लाखों वर्षों की अर्जित हमारी वो पूर्ण विकसित संस्कृति हजारों वर्षों के आक्रमण से छिन्न भिन्न हो गई थी। अलग अलग वैचारिक स्तर के लोगों के बीच धर्म का मूल लिए, अर्थ को साधन रूप में स्वीकार करते हुए, काम को भी आदर्श रूप देकर मोक्ष तक का मार्ग प्रशस्त करने वाली उस महान संस्कृति को पुनर्स्थापित करना अब शुरू करने से भी कहीं ज्यादा कठिन हो रहा था। और ऐसे में कोढ़ की खाज बनकर अब की बार आधम के कोट पैंट वाले पढ़े लिखे लुटेरे, भेड़ की खाल में छिपे ये भेड़िए पहली नजर में हमें लुटेरे नहीं जान पड़ते थे। लुटे पिटे हम भारतीयों को सूट बूट वाले ये गोरे हमसे कहीं ज्यादा समृद्ध प्रतीत होते थे। और क्योंकि ये यहाँ व्यापार करने के नाम पर आए थे तो हम में से कुछ लोगों का इनकी शान और शौकत और वैभव से प्रभावित होना और भी ज्यादा स्वाभाविक हो गया था। और यही हमारे लिए सबसे खतरनाक बात साबित हुई। कुछ अवसरवादी लोगों द्वारा उनका पिछलग्गू बनते ही अंग्रेजों को समझ आ गया कि यहाँ अपना राज्य स्थापित करना उतना भी मुश्किल नहीं जितना वो सोच कर आए थे। कंपनी की सुरक्षा के नाम पर अपनी पर्सनल सेना बुलवानी प्रारंभ कर दी और छोटे बड़े राज्यों के रूप में फैले इस विशाल भूभाग पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों से पहले जो लुटेरे यहाँ आए थे उनके तौर तरीके हमें अपनाने लायक कभी नहीं लगे थे।
पहली बार ऐसे दुश्मनों से हमारा सामना हुआ था जिनके जैसे हम बनना भी चाहने लगे थे। वो बुरे तो लगते थे, लेकिन उनकी चकाचौंध आंखों में एक अनोखी चमक सी भी लाती थी। 1800 वर्षों की मारकाट, विस्थापन और अन्य तरह की बेहद विपरीत परिस्थितियों ने हमारे सोचने की शक्ति को बेहद कमजोर कर दिया था। हम उस समृद्धि से प्रभावित होने लगे थे जो बगैर धर्म के मार्ग से गुजरे हासिल की गई थी। अब हमें अंग्रेजों की थ्योरी ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी अपने 4 पुरुषार्थों में से सिर्फ 2 अर्थ और काम ही श्रेष्ठ लगने लगे थे। पहले लुटेरों ने हमारी महान संस्कृति को छिन्न भिन्न किया था और अब इन नए लुटेरों ने एक नई संस्कृति से हमारा परिचय करा दिया था। और इस खराब दौर को झेलते झेलते पुरानी पीढ़ियों के गुजर जाने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी था। इसलिए सबसे अधिक खतरनाक हमारे लिए नए लुटेरे साबित हुए, जिन्होंने न सिर्फ हमें लूटा अपने जैसा, बल्कि हमें भी अपने जैसा बना दिया। वो तो भला हो कुछ फौलादी लोगों का जो इनके प्रभाव में नहीं आए और लगातार यहाँ वहाँ अपने अपने स्तर से इनका विरोध अपनी जान को दांव पर लगाकर सतत करते रहे। लेकिन कांग्रेस की स्थापना कर अंग्रेजों ने इस विरोध को दबाने का भी हल शीघ्र ही निकाल लिया। कांग्रेस के रूप में उन्होंने एक ऐसी संस्था हमारे बीच खड़ी कर दी जिसमें अधिकांश अपने ही लोगों को देखकर हमें ऐसा ही भान होता था जैसे ये हमारे ही भले के लिए हो। और फिर शुरू हुआ स्वार्थ और षड्यंत्रों का वो घिनौना अध्याय, जिसे लिखने वालों को सोच तो मुगलों से मिली थी, किंतु विरासत। अब हमारा मुकाबला गोरे अंग्रेजों से नहीं, बल्कि हमारे बीच पैदा हुए काले अंग्रेजों से था। गांधी जी ने बिना खड़ग बिना ढाल के जिस हस्तिनापुर को आजाद कराने का बीड़ा उठाया प्रतीत होता था, उस हस्तिनापुर का दुर्योधन पहले से ही स्वयं को वहां का राजा नियुक्त कर चुका था। जैसे कर्मवीरों को धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा था, आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह जैसों को आतंकी घोषित किया जा रहा था, लेकिन इन सबसे भी खतरनाक जो चल रहा था, उसकी भनक गांधी और नेहरू को भी काफी देर से लगी। वो तो यही सोच रहे थे कि देश की शतरंज पर सारे मोहरे वो अपनी मर्जी से ही चलेंगे, लेकिन जिन्ना उनका मोहरा नहीं। अलग शतरंज लिए बैठा था। प्रधानमंत्री के रूप में वो नेहरू को कैसे स्वीकार कर लेता, जबकि वो खुद भी प्रधानमंत्री से कम नहीं बनना चाहता था। अब देश एक था और उसका मालिक बनने के दावेदार 2। देशभक्त लोग हाशिए पर थे और चलती थी तो बस दिखावे में गांधी की और हकीकत में नेहरू की। और फिर वही हुआ जो भारत पर हुए अभी तक के सभी आक्रमणों से अधिक रक्त रंजित था। अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम करा के दोनों युवराजों की जिद पूरी की गई। देश के 2 टुकड़े कर एक को हिंदुस्तान और दूसरे को पाकिस्तान सौंप दिया गया। लेकिन इस हस्तिनापुर की शापित कहानी यहीं समाप्त नहीं हो गई। यहां से तो उसने मात्र एक नया मोड़ लिया। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना और हिंदुस्तान सब कुछ लुटाने के बाद भी पहले जैसा ही रह गया, यानी उस पार की हर चीज केवल मुसलमानों की हो गई और यहां पुनः वही गंगा जमुनी तहजीब बहाल करने के नाटक चलने लगे, जिसकी सरेआम धज्जियां उड़ती बंटवारे के समय में सभी ने देख ली थी। और इसी सांप्रदायिक आधार पर ही देश का बंटवारा किया गया था कि अब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। फिर भी बंटवारे के बाद भी दोनों देशों में फिर से साथ साथ रहने की मंजूरी दे दी गई। और उस दिन से आज तक पाकिस्तान में तो शांति इसलिए नहीं है क्योंकि इस्लाम ने असल जीवन उसे माना ही नहीं जो मुसलमान फिलहाल जी रहे हैं। यह जीवन तो उनके वास्तविक जीवन की तैयारी मात्र बताया गया है। फिर भला यहां की शांति की किसे फिक्र हो। और भारत में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि यहां 2 तरह के लोग एक साथ रह रहे हैं। एक वो जो सोचते हैं कि इस धरती पर बार बार आना है, अतः ये अच्छी रहनी चाहिए, और दूसरे वो जिनका मानना है कि हमारी दुनिया तो एक अलग आसमान पर बनी हुई है, बस कयामत आए और हम सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से फिर हमेशा के लिए वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या करना इस धरती का, हो जाए जो होता है यहाँ। हालांकि एक अवसर हाल ही में इस धरती पर कोरोना के रूप में आया था, जिसने इस सच्चाई को शीशे की तरह साफ कर दिया था कि पूरी दुनिया के आदमी की बनावट बिल्कुल एक समान है। एक वायरस सब पर समान रूप से हमला करता है। टोपी, पगड़ी, धोती किसी का लिहाज नहीं करता। वो
जो शुरू में चिल्ला रहे थे कि यह अल्लाह ने बनाया है, काफिरों को मारेगा, कुछ ही समय बाद अस्पताल उन्हीं से भरने लगे थे। और यही वो अवसर है कि दुनिया फिर से उस समृद्ध संस्कृति की ओर लौट सके जिसमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इस धरती के समस्त जीव, पेड़ पौधे, कीट पतंगों के भरण पोषण के लिए चिंता की गई। संकेत समझ सकें तो कोरोना के संकट ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। जब न्यूज़पेपर में आता था कि केवल आवश्यक सामानों की दुकानें खुलेंगी, तब प्रश्न तो मन में पैदा होता ही था कि अनावश्यक सामान पहले ही क्यों बेचे जा रहे थे इतने पर। जब नमस्कार करना ही सबसे उत्तम था, तो हम दूसरों की देखा देखी हाथ या गाल से गाल क्यों मिलाने लगे थे। और अगर सरकारी कर्मचारी भी बेहतरीन काम कर सकते हैं, तो वो कौन से कारण रहे होंगे कि उन्हें खामखा ही निकम्मा घोषित कर दिया गया था। और जवाब सिर्फ एक आता है कि प्रजा का चरित्र राजा से निर्धारित होता है। जैसे घर में बच्चा अपने बड़ों के आचरण देखकर वैसा ही व्यवहार करने लगता है, संप्रदाय अपने मुखिया से अपने आदर्श तय करते हैं, वैसे ही अधिकांश जनता भी अपने राजा का स्वतः ही अनुसरण करती चली जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे भारत के आजाद होने के लक्षण साफ होते जाने लगे, भारत के असल नायकों को ठिकाने या किनारे लगाने का काम शुरू कर दिया गया। 1945 में सुभाष चंद्र बोस रहस्यमय तरीके से गायब कर दिए गए। 1946 में कांग्रेस की 15 में से 12 प्रांतीय समितियों द्वारा सरदार पटेल को समर्थन देने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू को बनाकर पटेल को किनारे कर दिया गया। और सत्ता हस्तांतरण के पश्चात तो फिर 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी और 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे ईमानदार और लोकप्रिय नेताओं की रहस्यमय तरीके से होने वाली मौतों का जैसे सिलसिला ही चल निकला। और क्योंकि राजा के संस्कार अंततः प्रजा में पहुंच ही जाते हैं, तो नेता, मंत्री और अधिकारियों से होते हुए वो एक आम कर्मचारी तक आखिरकार पहुंच ही गए। जिम्मेदार लोगों द्वारा किए जा रहे गलत आचरणों के कारण वही आचरण फिर नीति कहलाने लगी। लोग मानने लगे कि बगैर बेईमानी कोई बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता, और राजनीति का क्षेत्र शरीफ लोगों के लिए है ही नहीं, आदि आदि। देश का चरित्र तय करने की सामर्थ्य रखने वाली राजनीति पर अगर परिवारवादियों, गुंडों और साजिशकर्ताओं का प्रभुत्व हो जाए, तो जनता के चरित्र को भी अधिक दिनों तक उत्तम रख पाना प्राय असंभव हो ही जाता है। और यही मुख्य कारण रहा आम भारतीयों के लिए प्रयुक्त 100 में से 99 बेईमान कहे जाने वाला मुहावरा बनने का। धीरे धीरे ही सही अब स्थितियां बदल रही हैं। कोरोना संकट ने साबित किया है इस बात को कि सरकारी कर्मचारी निकम्मा नहीं था, सत्ता के निकम्मेपन ने उसे निकम्मा बनाया हुआ था। आज जब सत्ता पर त्याग और पुरुषार्थ का पुनर्स्थापन हो चुका है, तो धीरे धीरे आम आदमी को भी अपने कर्तव्यों का एहसास होने लगा है। हर व्यक्ति का अकाउंट, हर घर शौचालय और हर गांव बिजली पहुंचाकर सत्ता के शीर्ष ने साबित कर दिया था कि अब फिर से सबको साथ लेकर सबका समान विकास किया जाएगा। और न सिर्फ ऊपरी विकास, बल्कि भारतीय संस्कृति की उन जड़ों को भी पुनः पोषित किया जाएगा जिनके कमजोर पड़ने के कारण भारत निरंतर विनाश की ओर अग्रसर हो रहा था। जम्मू कश्मीर का 70 साल पुराना दाग ऐसे साफ कर दिया गया जैसे वो बच्चों का कोई खेल मात्र था। सदियों से बाधित राम मंदिर निर्माण का मार्ग भी सहजता पूर्वक प्रशस्त कर दिया गया। और 3 तलाक जैसी अमानवीय परंपरा के खिलाफ कानून लाकर यह भी संकेत दे दिया गया कि भारत में अब मनमर्जियां ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं रह गई हैं। इंसानों के बीच इंसानों की तरह रहने की आदत अब उन्हें डालनी ही होगी। राष्ट्रगान पर खड़े होना जितना भी बुरा किसी को लगता हो, खड़ा होना तो अब पड़ने ही लगा है। तिरंगा अब यहां वहां ऐसे ही नहीं फूंक दिया जाता जैसे वो राष्ट्रीय ध्वज न होकर महज कपड़े का एक टुकड़ा भरो। और कुछ ही समय पहले कोरोना काल में रामायण, महाभारत, चाणक्य आदि सीरियल्स की लोकप्रियता ने अधिसंख्य भारतीय जनमानस के मन की स्थिति भी साफ कर दी है। मृत प्राय दूरदर्शन को देश का नंबर 1 चैनल बनाकर और उसकी टीआरपी को एक झटके में 73,000 गुना बढ़ाकर भारतीयों ने अपनी जड़ों की ओर मुड़ने की मंशा साफ जाहिर कर दी थी, जिसके बाद देशवासियों के निरुत्साहित चेहरे पुनः नए भारत के स्वप्न सजोने लगे हैं और विश्व फिर एक बार भारत की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा है।
देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1800 वर्षों से जिसे निरंतर विनाश की ओर धकेला जा रहा हो, वो 10-20 सालों में अपना पुराना वैभव वापस पा लेगा, ऐसा कहना तो तर्क संगत नहीं है। लेकिन यह सोचना भी तो कम प्रशंसा का विषय नहीं है कि अब हमारी दिशा तो कम से कम ठीक है। समय भले ही पहुंचने में कितना भी लगे, दिशा ठीक होने के कारण भरोसा तो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचने का बनता ही है। उम्मीद कीजिए आने वाला समय हमें अपने पुराने गौरव का भान अवश्य कराएगा। इसके साथ ही आज की बात समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नमस्कार।